आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का एक टॉपिक हम लोग पढ़ने वाला है मानव में पोषण, यानी कि मानव के अंदर पोषण, यानी कि जब हम लोग भोजन खाना खाते हैं तो खाना खाने का जो पाचन क्रिया होता है, खाना खाने में जो पचता है, उसी के बारे में हम लोग खाना खाने के बाद पचता कैसे है, इसके बारे में आज हम लोग पूरा का पूरा जानकारी लेंगे कि खाना हम लोग कैसे खाते हैं, खाना पचता कैसे है, खाना कैसे चाहिए और खाना खाने के बाद कब होता है, कितना देर तक पचता है, कौन कौन से अंग सम्मिलित हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ये 10th क्लास के लिए स्पेशल है भाई, और जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये काम करेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं सीधे। मानव के अंदर जो पोषण है वो पाचन तंत्र के तहत आता है। तो मानव के अंदर अगर पाचन की प्रक्रिया समझें, एक्चुअली मानव में पोषण किस प्रकार का होता है। देखिए, पोषण होता है 2-3 प्रकार का, स्वपोषी, परपोषी। तो स्वपोषी यानी कि अपना भोजन जो खुद बना ले उसको स्वपोषी कहेंगे, पेड़ पौधे ऐसा करते हैं। और परपोषी यानी कि अपना भोजन स्वयं ना बनाए, दूसरे के बनाए हुए भोजन पर निर्भर है, उसको परपोषी कह सकते हैं। और हम लोग हैं क्या, परपोषी, मतलब हम लोग पेड़ पौधा के बनाया हुआ भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, उसके भोजन को खा रहे हैं, तो हम लोग परपोषी हैं। वही परपोषी में मानव भी है। तो हम लोग मानव के अंदर पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि मानव जब भोजन करता है तो ये पचता कैसे है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसके अंदर पचाने वाले कौन कौन से अंग हैं, यानी कि इनके अंदर पचाना है तो पचाने के लिए कौन कौन से अंग जरूरत है, कौन कौन से अंग हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पाचन प्रमुख पाचन अंग है, सबसे पहला में है मुख। सबसे पहला कौन हो जाएगा, मुख। मुख के बाद आता है ग्रास नली। मुख के बाद कौन हो जाएगा भाई, ग्रास नली। ग्रास नली के बाद होगा अमाशय, आमाशय। और अमाशय के बाद कौन होता है, छोटी आंत। अमाशय के बाद कौन होगा, छोटी आंत। और छोटी आंत के बाद होगा बड़ी आंत। और बड़ी आंत के बाद होता है मलाशय। और मलाशय के बाद होगा गुदा। तो देखिए, ये यही भोजन की गति है। आपको कह सकते हैं भोजन कहां से स्टार्ट होगा, भोजन अंतःग्रहण होगा मुख से, यानी कि भोजन किससे लेंगे, मुख से। अंतःग्रहण, अंतःग्रहण। तो भोजन को अंतःग्रहण करेंगे कहां से, मुख से। और बहिस्खलन यानी कि बहिस्राव, बाहर। बाहर कहां से निकलेगा, गुदा से। ये है, देखिए, ये है हमारा मुख, ये मुख। मुंह के बाद यहां से लेकर यहां तक हमारा क्या हो गया, ग्रास नली। ग्रास नली के बाद ये वाला हो गया अमाशय। अमाशय के बाद ये हो गया छोटी आंत। छोटी आंत के बाद ये हो गया बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद मलाशय। और लास्ट वाला भाग कहलाता है एनल, यानी कि गुदा। तो ये है, यहीं से भोजन गति करेगी। तो ये प्रमुख पाचन अंग है। तो पाचन अंग मुख, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा और गुदा से बाहर। तो मानव के मुख्य पाचन अंग हम लोग समझ गए। मुख्य पाचन अंग कौन कौन से हैं, तो आप समझ गए मुख्य पाचन अंग कौन है भाई। तो मुख्य पाचन अंग, इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला पाचन अंग जो है मुख या मुख गुहा, माउथ या बक्कल कैविटी, इसको हम लोग बोलते हैं। तो बताइए, मुख में अगर जैसे ही भोजन सबसे पहले कहाँ जाएगा, मुख से। तो मुख से भोजन को हम लोग क्या कर सकते हैं, अंतःग्रहण करते हैं। और मुख के अंदर 3 चीजें के बारे में हम लोग को जानना है। सबसे पहला मुख के अंदर दांत के बारे में जानेंगे, फिर जीभ के बारे में जानेंगे, फिर लार ग्रंथियों के बारे में जानेंगे। तो मुंह के अंदर जो दांत होता है वो 4 प्रकार के दांत होता है। कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के मुंह के अंदर दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। तो दांत के बारे में बात करते हैं। मुंह के अंदर सबसे पहले क्या बात करेंगे, दांत। मुंह के अंदर दांत होते हैं और दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। जब हम लोग मैच्योर्ड हो जाते हैं, मतलब युवा हो जाते हैं, तब हो जाता है 32। और इसमें सबसे पहला जो सामने दांत है उसको कहते हैं कृंतक। सामने वाला दांत क्या है, कृंतक। और कृंतक का काम है काटना। कृंतक का काम क्या है, काटने वाला दांत। और इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या है 8। इसकी संख्या कितनी है भाई, 8। तो एक साथ सबसे पहला दांत है कृंतक, सामने वाला। तो 1 2 3 4, ये सामने वाला जो दांत देख रहे हैं ना, ये वाला, यही है 4 दांत। और चारों को नाम है कृंतक। तो नीचे 4, ऊपर 4, 4 दूनी की 8। तो कृंतक की संख्या कितनी है, 4। दूसरा नंबर दांत जो दूसरा नंबर में आता है वो है रदनक।
दूसरा नंबर में दांत कौन है? रदनक। और रदनक का काम है फाड़ना। रदनक का काम फाड़ना है। संख्या कितनी है? 4। आपकी जो कैनाइन है, कृंतक है, उसके बगल में है, चारों कृंतक के बगल में, 2 यहाँ पर 2 ऊपर, दोनों तरफ 2 कितना हो गया? 4। और थोड़ी सी बड़ी होती है। अगर आप कुत्ता को देखो ना, कुत्ता का 2 दांत बड़ा सा दिखाई देता है, वो है रदनक। वो कौन सा दांत है? रदनक। हाथी के दांत देखें जो बाहर निकल जाता है, हाथी के दांत, वो कौन सा दांत है? रदनक। शेर का दांत देखें, शेर का जो बड़ा बड़ा दांत होता है वही है रदनक। तो शेर किसी चीज को फाड़ने के लिए, शेर को ज्यादा फाड़ना है, चीर फाड़ करना है, तो चीर फाड़ करने के लिए रदनक। हाथी का दांत दिखाने के लिए होता है रदनक, खाने के लिए नहीं होता है। तो हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं, तो रदनक फाड़ने के लिए। अगला है अग्रचवर्णक। तीसरा नंबर में दांत है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक। और अग्रचवर्णक का काम क्या है भाई? तो अग्रचवर्णक का काम है पीसना, किसी भी चीज को पीसना, कुचलना और पीसना। तो चबाना भी कह सकते हैं, ऐसे पीसना है। पीसना का मतलब वही है पीसना। तो अब यहां से हम लोग काटेंगे, काटने के बाद फाड़ेंगे, फाड़े के बाद क्या करेंगे? पीसेंगे भाई, पीसेंगे। और पीसेंगे किस लिए? ताकि महीन महीन कण हो जाए। हमको पीसना किसको है? भोजन को। तो भोजन को पीसेंगे ताकि भोजन महीन महीन कण में बदल जाए और छोटा छोटा कण को हमको निगलने में, शरीर के अंदर, अमाशय के अंदर ले जाने में आसानी हो। अब बड़ा सा थोड़ी निगल सकते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा ही निगलेंगे हम लोग। तो पीसना काम है इसका। और इसकी संख्या कितनी है? 8। इसकी संख्या कितनी है? 8। 2 2 4 2 6 2 8। मतलब इस निचला जबड़ा में 4, ऊपरला जबड़ा में 4, लेकिन इस साइड में 2, इस साइड में 2, 4, और ऊपर वाले दोनों साइड में 8। ये कौन है? अग्रचवर्णक। और लास्ट में चौथा नंबर में है हम लोग का चवर्णक, चवर्णक दांत। और इसका काम क्या है भाई? तो चवर्णक का चबाना भाई, कुचलना, चबाने प्लस कुचलना भी काम है इसका, चबाना और कुचलना। तो 8 को हमारा ये हो गया, 4 को हो गया 8 4 12, 12 8 20, और 20 और 12 32। इसकी संख्या कितनी है? 12। 3 इधर 3 इधर, 6 3 इधर 3 इधर, 6 6 और 6 12। तो हमारे पास जो सबसे पहला आहार नाल है मानव पाचन तंत्र के अंदर, सबसे पहला भोजन जाता है मुख के अंदर, और मुख के अंदर दांत पाए जाते हैं 32। कितने दांत पाए जाते हैं? 32। और सब अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ये अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसीलिए मानव क्या है भाई? विषम दंती है। मानव क्या है? ये जो मानव है वो विषम दंती है। विषम दंती के मतलब है अलग अलग प्रकार के दांत पाया जाना, इसी को हम लोग विषम दंती कहते हैं। और कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। कृंतक की संख्या 4, कृंतक की संख्या 4 नीचे और 4 ऊपर, 8। कृंतक 8, रदनक 4, अग्रचवर्णक 8 और चवर्णक 12, सब मिलाकर हो गए 32। और मानव के अंदर देखिएगा ना, तो छोटा बच्चा में दांत टूट जाता है, उसको हम लोग दूध के दांत कहते हैं। तो दांत टूट गया, तो फिर दूध का दांत जो टूट गया, फिर से नया दांत आ गया। मतलब हम लोग का दांत का जन्म कई बार होता है? 2 बार। इसीलिए मानव को द्विदंती कहते हैं। तो विषम दंती एवं द्विदंती। द्विदंती क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 बार दांत आ रहा है। तो 2 बार मानव के अंदर दांत आता है, द्विदंती। और बहुत प्रकार के दांत होते हैं, इसी को विषम दंती के नाम से जानते हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं। इनका काम है भोजन को बढ़िया तरीके से एकदम चबा के महीन बना देना। ठीक। और अगर मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा चॉकलेट उकलेट खाए वाला आदमी है, सब छोटा बच्चा बहुत ज्यादा चॉकलेट खाता है, तो इसके अंदर देखिएगा दांत सड़ने लगता है, और इसको हम लोग दंत क्षय कहते हैं। ये कैल्शियम की कमी से होती है। तो चॉकलेट उकलेट ज्यादा अगर आप खा रहे हैं, अगर आप उस प्रकार का पेय पदार्थ, गुटका उटका भी खा रहे हैं, तब सब सड़ जाता है दांत वसम। तो सड़ गया दांत, तो इसको हम लोग दंत क्षय कहते हैं। तो रोग है, तो टीथ डेंसिटी, इसका टीथ डेंसिटी के नाम से जानते हैं दंत क्षय। तो दांत के बारे में हम लोग समझ गए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जीभ के बारे में। इसके बाद किसके बात करेंगे भाई? जीभ के, हाँ, जीभ के बारे में बात करेंगे। दांत के बाद हम लोग बात करेंगे जीभ के। अब बताइए जीभ का मुख्य काम क्या है? तो तीसरा नंबर में हम लोग का क्या है? जीभ। अब जीभ का काम क्या है? टंग जिसको बोलते हैं। जीभ का काम है मेन काम इसका क्या है? मेन काम है भोजन के अंदर लार मिलाना। तो इसका मेन काम है भोजन में लार मिलाना। तो आपके भोजन में
काम मिला रहा है, लार मिला रहा है। तब लार जब भोजन के अंदर अगर लार मिलाएंगे तो बताइए क्या हो जाएगा? अगर भोजन के अंदर लार मिलाएंगे तो भोजन हो जाएगा क्या? गीला और चिपचिपा, गीला प्लस चिपचिपा। तो भोजन के अंदर जैसे ही हम लोग लार मिलाते हैं, लार कौन मिलाता है? जीभ मिलाता है। तो भोजन के अंदर जीभ जब लार मिलाएगा ना तो भोजन चिपचिपा हो जाएगा और गीला हो जाएगा। पहला काम भोजन में लार मिलाना। दूसरा काम का है जीभ। अब हम बोल रहे हैं आपको, तो बोलने के लिए भी किसकी जरूरत होती है? जीभ के। तो बोलने में सहायक कौन होता है? जीभ आपको। तो बोलने में दूसरा काम बोलने में करता है, ये भोजन में नहीं है, भोजन से इसका कोई संबंध नहीं है बोलने में। भोजन के लिए तो भोजन में लार मिलाना जीभ का काम है। और तीसरा इस पर स्वाद कलिकाएं होती हैं, स्वाद कलिकाएं। लाखों करोड़ों स्वाद कलिकाएं होती है इनके ऊपर, लाखों करोड़ों स्वाद कलिकाएं। और अलग अलग टेक्स्ट बब्स होते हैं। ऐसे जीभ को फाड़ के जब आप गरारी करते हैं ना, दातुन धोने के बाद दातुनवा से ऐसे रगड़ते हैं, काई वो काय होता है, तो जीभवा के अंदर देखिएगा छोटा छोटा बब्स तरी, छोटा छोटा अंकुर तरी मिलेगा। उसी अंकुर को हम लोग क्या कहते हैं? स्वाद कलिकाएं कहते हैं। ये देखिए, ये जो बर्ड्स है ना, ये स्वाद कलिकाएं हैं। और ये स्वाद के मतलब टेस्ट बताएंगे। इस पर हम लोग प्रयोग करते हैं। आंख बंद करके कोई भी चीज चटाना है आपको, मिर्चाई चटाएंगे, लहसुन, नींबू, इमली, अलग अलग मिष्ठान अगर आपको जीभ के ऊपर दें तो आप बता सकते हैं कि है क्या चीज, बता सकते हैं कि नहीं? तो वो बता कौन रहा है? यही स्वाद कलिकाएं, टेक्स्ट बब्स इसको बोलते हैं। स्वाद कलिकाएं सबसे जो ये वाला एरिया है, ये जीभ है, और जीभ का ये वाला जो एरिया है ये बताता है मीठा को। ये किसको बताएगा? मीठा को। मीठा के बाद, ये मीठा के बाद कौन बताएगा भाई? मीठा के बाद बताने वाला है सॉल्ट, नमकीन को। मीठा के ऊपर यानी कि फ्रंट में मीठा, उसके ऊपर नमकीन, उसके ऊपर खट्टा, उसके ऊपर मीठा, नमकीन, खट्टा, और ये वाला एरिया बताएगा तीता। कहां तक भुआ से पत्तो चलेगा? ऐसे डायरेक्ट पढ़े, बिना लिखले बतावे का ऐसे। ठीक है, वो तो बता दिए। आगे बढ़े। चलिए, जीव के बारे में फिर से बता दे रहे हैं, गड़बड़ा जाएगा ना। तो जैसा कि हम लोग जीभ के बारे में पढ़े थे, अलग अलग जीभ अलग अलग जगह पर अलग अलग स्वाद बताता है। और जीभ का काम है भोजन को निगलने में। भोजन को निगलने के लिए किसकी जरूरत होती है? जीभ की जरूरत होती है। आगे हम लोग बात करेंगे मुख एवं मुख गुहा के अंदर तीसरा नंबर में बात है। तीसरा नंबर में है आपका, सबसे पहला में था दांत, इसके बाद जीभ, और तीसरा में है लार, लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि भी क्या करती है भाई? लार ग्रंथि भी भोजन में लार मिलाने का काम कौन करती है? जीभ। लेकिन लार ग्रंथि लार निकालती है। लार ग्रंथि क्या निकालती है? लार निकालती है। लार भोजन को क्या कर देता है? मुलायम। लार भोजन को मुलायम प्लस गीला, मुलायम कर देगा, गीला कर देगा। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, 1 2 3। और ये तीनों के तीनों, जब आपको कभी भी ऐसा भोजन के बारे में पता चलता है, जैसे इमली के बारे में या फिर आपका पसंदीदा भोजन के बारे में, तो आपका मुंह में जो लार आता है, नॉर्मली ऐसे भी लार आते रहता है लेकिन खाने टाइम में ज्यादा लार आता है। तो लार भोजन को मुलायम करता है और गीला करता है, ताकि जब हम लोग निगलें तो इसको निगलने में जो ग्रास नली है, ओएसोफेगस है, उसमें हम लोग को आसानी से भोजन बाईपास कर जाए, ये लार। और इस लार के अंदर एक एंजाइम आपको याद रखना है। यहाँ पर इस लार के अंदर एंजाइम भी निकलता है। लार के अंदर क्या होता है भाई? एंजाइम भी निकलता है इस लार के अंदर, और उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। कौन सा एंजाइम निकलता है भाई? एमाइलेज एंजाइम निकलता है। तो एमाइलेज, एमाइलेज लार एंजाइम है। क्वेश्चन आएगा लार एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज। करता का है भाई एमाइलेज? एमाइलेज करता का है? तो ये कार्बोहाइड्रेट के ऊपर काम करता है। जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है उसको तोड़कर माल्टोस में बदल देता है। तो आपको लिखना है जटिल का, शर्करा भी लिख सकते हैं, शर्करा भी कार्बोहाइड्रेट ही है। तो शर्करा जो है, एक सेकेंड,
शर्करा कहिए या स्टार्च, ये जो स्टार्च है ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है और ये स्टार्च को बदल देता है माल्टोस में। स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोस में। और माल्टोस क्या है? सरल कार्बोहाइड्रेट है भाई। माल्टोस आपको सरल कार्बोहाइड्रेट है और ये स्टार्च जटिल कार्बोहाइड्रेट है। तो स्टार्च थोड़ा बड़ा है, मान लीजिए कि ये इतना बड़ा सा कार्बोहाइड्रेट है, तो इसको ये क्या कर देगा? छोटी छोटी गुलिकाओं में तोड़ देगा, छोटा कर देगा, तो ये सरल हो गया। छोटा में तोड़ देगा, छोटा में तोड़ देगा। जैसे पत्थर को हम लोग हथौड़ी, ये एंजाइम क्या है? लाइपेज जो एंजाइम है, लार एंजाइम लाइपेज है, इसका काम है स्टार्च को माल्टोज में बदल देना। लार ग्रंथि की संख्या 3 है, भोजन को गीला करता है और मुलायम भी करता है भोजन को। तो यही लार ग्रंथियों का काम है। ये कहां पाया जाता है? मुख में, बक्कल कैविटी में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ओयोसोफेगस। ओयोसोफेगस में भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन का केवल ये ओयोसोफेगस वो मार्ग है जो मुख गुहा यानी कि मुख और अमाशय का बीच वाला पार्ट को ओयोसोफेगस यानी कि ग्रास नली नाम से जानते हैं। इसमें भोजन का केवल क्या होता है? क्रमानुकुंचन के द्वारा गति होता है। क्रमानुकुंचन के मतलब क्या है? तो ग्रास नली के अंदर क्या होता है? भोजन का क्रमानुकुंचन गति, क्रमानुकुंचन द्वारा गति होता है। क्रमानुकुंचन गति द्वारा नहीं, क्रमानुकुंचन गति। अरे संकुचन द्वारा गति लिखो ना भाई, संकुचन भी यही है, संकुचन द्वारा। ऐसे क्रमानुकुंचन का गति जो होता है वो पूरे आहार नाल के अंदर होता है। पूरे आहार नाल के अंदर भोजन इसी प्रकार से गति करता है। ऊपर से ये भोजन है, ऊपर से प्रेस करेंगे, नीचे फैलते जाएगा और फिर ऊपर से चापते जाएंगे, फैलते जाएगा, चापते जाएंगे, फैलते जाएगा, चापते जाएंगे, फैलते जाएगा। और ये यहाँ पर किस में आ गया है? अमाशय के अंदर। तो इसमें केवल ये एक काम होता है, गति होता है, क्रमानुकुंचन गति और संकुचन गति भी संकुचन द्वारा गति होता है। ओयोसोफेगस में इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए भोजन का पाचन का शुरुआत कहां से होता है? मुख से। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अमाशय। इसको हम लोग पेट के भी नाम से जानते हैं, आप उदर के भी नाम से इसको कह सकते हैं कि उदर भी है। और थैली नुमा संरचना है। अमाशय कैसी संरचना है भाई? तो सबसे पहला बात, ये थैली नुमा संरचना है। कैसी संरचना है? थैली नुमा संरचना है और इसकी आकृति कैसी है? जे आकार की है भाई, जे आकार है। आकृति इसकी कैसी है? जे आकार, थैली नुमा है, थैली है भाई। जितना सारा भोजन आप खाइएगा ना, यहीं जाके रुकता है, सब यहीं जाके रुकता है भोजन के अंदर। अब जैसे ये थैली नुमा है और आहार नाल का ये सबसे चौड़ा भाग है, क्योंकि चौड़ा है तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन है? अमाशय। आहार नाल की सबसे चौड़ा भाग कौन है? अमाशय। और किधर रहता है भाई? ये दाहिना साइड रहता है कि बायां साइड रहता है? दाहिना साइड रहता है। और इसके अंदर, इस अमाशय के अंदर, अमाशय की जो भित्तियां हैं, इसके अंदर ग्रंथियां जो पाई जाती है। अमाशय की भित्ति जो है, इसका बाहरी भित्ति और इसका अंदर में है आंतरिक भित्ति, ये आंतरिक भित्ति। इसके अंदर, अमाशय के अंदर ग्रंथियां पाई जाती है। कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जिसको हम लोग जठर ग्रंथियां के नाम से जानते हैं। तो अमाशय के अंदर कौन सी ग्रंथियां हैं भाई? जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? जठर ग्रंथि। और इस जठर ग्रंथि से, ग्रंथि का काम ही है कोई रिलीज करना, कोई स्राव रिलीज करना। तो ये जठर ग्रंथि भाई 3 चीज रिलीज करेगी। सबसे पहला जो रिलीज करेगी HCl। सबसे पहला क्या रिलीज करेगी? HCl। दूसरा में ये क्या रिलीज करते हैं? एक एंजाइम रिलीज करती है जिसका नाम है पेप्सिन। तो पेप्सिन एंजाइम रिलीज करेगी। एक एंजाइम के बारे में पढ़े हम लोग, लार में लाइफेज। तो पेप्सिन। और तीसरा में रिलीज करती है श्लेष्मा। तीसरा में रिलीज क्या करेगी? श्लेष्मा।
तो ये जो जठर ग्रंथियां हैं HCl रिलीज करती है, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के भी नाम से जानते हैं। तो जठर ग्रंथि अमाशय के अंदर पाई जाती है। जब भोजन अमाशय के अंदर आता है तो ये जठर ग्रंथि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिलीज करती है, जो भोजन को अम्लीय कर देता है। जो भोजन को क्या कर देता है भाई? अम्लीय। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं ये भोजन को अम्लीय करता है। भोजन को अम्लीय कर देगा। क्यों अम्लीय कर देगा? ये भोजन को अम्लीय क्यों बना रहा है? क्या जरूरत है अम्लीय बनाने का? मतलब खट्टा कर देगा, भोजन को खट्टा खट्टा कर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये अम्लीय माध्यम पर ही काम करता है। अगर अम्लीय नहीं होगा, खट्टा नहीं होगा, तो ये पेप्सिन में काम नहीं करेगा। और ये पगलवा पेप्सिन क्या करता है? तो ये प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन पाचक एंजाइम है ये है प्रोटीन पाचक एंजाइम। तो प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन है? पेप्सिन। और पेप्सिन काम करे इसके लिए इसको भोजन कैसा चाहिए? खट्टा भोजन चाहिए। तो आप मीठा भोजन खाइए, नमकीन भोजन खाइए, तीखा खाइए, जैसा भी भोजन खाइए, जब अमाशय के अंदर जाएगा जठर ग्रंथियां आएगी, जठर ग्रंथियां तो वहीं होती है, जठर ग्रंथियां आएगी, HCl रिलीज करेगी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिससे भोजन अम्लीय हो जाएगा। पेप्सिन आएगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। प्रोटीन का क्या करेगा? पाचन करेगा। लेकिन ये HCl है, ये भी पाचन करती है भोजन को अम्लीय बना के। और ये इतना ना खट्टा है, कोई भी अम्ल अगर एसिड, अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहेंगे हम लोग? एसिड। तो एसिड जो है ये अम्ल। अब ये अम्ल क्या करेगा भाई? जला देगा अमाशय को, अमाशय खुद पच जाएगा। इसके लिए इसके अंदर का रिलीज होगी? श्लेष्मा रिलीज होगी आंतरिक भित्ति से। जठर ग्रंथियां आंतरिक भित्ति से क्या रिलीज होगी भाई? श्लेष्मा रिलीज होगी। और ये श्लेष्मा क्या करेगी? अमाशय की भित्ति की सुरक्षा, अमाशय की जो आंतरिक भित्ति है उसकी क्या करेगी? ये सुरक्षा करेगी। तो अमाशय की आंतरिक भित्ति की सुरक्षा लिख सकते हैं आंतरिक भित्ति की सुरक्षा कौन करती है? श्लेष्मा। और ये सब कहां से निकल रहा है? जठर। आगे बढ़ते हैं। अमाशय के बाद भोजन कहां? अमाशय में भोजन कैसा हो गया है? अम्लीय हो गया है। भोजन मतलब खट्टा हो गया है। पेप्सिन काम कर दिया है, क्योंकि भोजन, पेप्सिन को काम करने के लिए भोजन को खट्टा है यानी कि अम्लीय माध्यम होना चाहिए। श्लेष्मा झिल्ली अमाशय की आंतरिक भित्ति की सुरक्षा करती है, ताकि आंतरिक भित्ति खुद न पच जाए। अमाशय पच जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मुद्दा। अब आगे हम लोग बात करेंगे अमाशय के बाद छोटी आंत के बारे में, कि अमाशय के बाद भोजन कहां जाएगा? छोटी आंत में जाएगा। अमाशय के बाद भोजन कहां जाएगा भाई? छोटी आंत के अंदर भोजन जाएगा। और छोटी आंत है भाई सबसे लंबा है। आहार नाल का, मानव पाचन तंत्र में मानव का जो आहार नाल है उसमें सबसे लंबा भाग कौन है? यही है छोटी आंत। 7.5 मीटर लंबा है। कितना लंबा है? 7.5 मीटर लंबा है। और इतना लंबा है 7.5 मीटर, 7 मीटर समझ रहता नहीं लंबा हो जाएगा, हम लोग से कई गुना बड़ा हो जाएगा। तो 7 या 21-22 फीट, 21-22 फीट से भी ज्यादा लंबा है। तो इतना लंबा है तो क्या होगा? ये अति कुंडलित होगा, बहुत ज्यादा संघनित होगा। तो देख रहे हैं अति कुंडलित है। ये छोटी आंत है, ये वाला छोटी आंत कितना ज्यादा कुंडलित है, मतलब कितना ज्यादा एकदम पूरा लेभड़ाई है, एक में आपस में उलझा हुआ है। इसी को हम लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा क्या है? कुंडलित है, मतलब अत्यधिक कुंडलित है। अत्यधिक कुंडलित, अत्यधिक कुंडलित है, बहुत ज्यादा कुंडलित है। और बहुत ज्यादा कुंडलित है। और भोजन का पूर्ण पाचन यहीं पर होता है। और पाचन के साथ साथ इसमें भोजन का क्या होगा? पाचन होगा। और पाचन के साथ साथ अवशोषण भी होगा। अवशोषण भी होगा। अवशोषण के मतलब भोजन को पचाएंगे और पचाने के बाद उसके अंदर जितना भी माल मटेरियल होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, सब खींच के ब्लड के अंदर मिलाएंगे, तभी तो हमारा शरीर काम करेगा। क्योंकि काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कहाँ बनेगा? कोशिका के अंदर बनता है। और कोशिका के अंदर ऊर्जा बनाने के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। और ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा? पाचन से मिलेगा, भोजन से मिलता है भाई। कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप
ग्लूकोज है। तो यहाँ पर छोटी आंत के अंदर पाचन भी होगा और अवशोषण भी होगा, खींचेंगे भी छोटी आंत से भी सब मटेरियल जितना भी पचा उचा के रहे हुए हैं भाई, बढ़िया है। और इसमें यकृत प्लस अग्नाशय, यकृत और अग्न्याशय ग्रंथियां से स्राव प्राप्त होता है, ग्रंथि से स्राव प्राप्त करती है ये। मतलब यकृत, लीवर जो है, यकृत शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, यकृत है, अग्नाशय से इसके अंदर से रस निकलता है, यकृत से रस निकलेगा, अग्नाशय से रस, अग्नाशयी रस, यकृत से रस निकलता है, उसको यकृत रस न कहकर पीत रस कहते हैं, पित्ताशय से निकलता है इसीलिए पीत रस, क्योंकि यकृत जो मटेरियल बनाता है वो पित्ताशय में जाकर स्टोर रहता है और पित्ताशय से फिर निकलता है पीत रस। इसके बारे में पढ़ेंगे, यकृत के बारे में, अग्नाशय में। ये यकृत और अग्नाशय से ग्रंथियों से ये क्या करती है भाई, अपना स्राव प्राप्त करती है। और छोटी आंत की जो भित्तियां स्राव करती है, जो छोटी आंत की भित्ति है, छोटी आंत की भी भित्ति होगी, पाइप देखे हैं ना, पाइप, उसी तरह पाइप ही है। तो पाइप का अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है, अंदर वाली संरचना है, वो भित्ति है, आंतरिक भित्ति। तो छोटी आंत की जो भित्ति है, आंतरिक भित्ति, उसके अंदर से जो रस निकलता है उसको हम लोग आंत्र रस के नाम से जानते हैं। तो छोटी आंत की भित्ति किसको स्राव करेगी, आंत्र रस स्राव। किसका स्राव करेगी, आंत्र रस का स्राव करेगी। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर भोजन गया है, इसके अंदर क्या गया है, भोजन गया है। और जब भोजन गया है, कहां से भोजन गया है, अमाशय से। तो अमाशय से जब छोटी आंत के अंदर भोजन जाएगा तो इसकी लंबाई काफी है, कुंडलित है, पाचन भी यहाँ पर होता है, अवशोषण भी होता है। और यकृत और अग्नाशय ग्रंथि से ये क्या करती है, स्राव प्राप्त करती है। और जब यकृत और अग्नाशय ग्रंथि से स्राव प्राप्त करेगी तो भोजन का वो भी पाचन करेंगे। और छोटी आंत की जो भित्ति है, इसकी खुद की भित्ति छोटी आंत की, उसके अंदर से कौन सा रस स्रावित होगा, आंत्र रस स्रावित होगा। और ये आंत्र रस भी क्या करेगा, भोजन को पाचित करता है। और ये आंत्र रस तीनों के ऊपर काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा और वसा का पाचन करेगा, तीनों का पाचन करता है ये। तो कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा, ये आंत्र रस, ये जो आंत्र रस देख रहे हैं, ये आंत्र रस आपको किसको पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा, प्रोटीन को पचाएगा और वसा को भी पचाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट को पचा के बना देगा ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट को पचा के क्या बना देगा, ग्लूकोज। प्रोटीन को पचा के बना देगा अमीनो अम्ल, प्रोटीन को पचा के क्या बना देगा, एमिनो अम्ल। और वसा को पचा के बना देगा वसीय अम्ल, वसीय अम्ल, या इसी को ग्लिसरॉल कहते हैं, ग्लिसरॉल। इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, ग्लिसरॉल। तो बताइए, ये आंत्र रस जो निकला हुआ है, छोटी आंत के भित्तियों से, आंतरिक भित्तियों से आंत्र रस निकाला है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है, वसा को वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। तो हम लोग को जरूरत पड़ता है प्रोटीन, तो जब हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो एमिनो अम्ल से क्या बना लेंगे, प्रोटीन बना लेंगे, और ग्लूकोज से ऊर्जा बना लेंगे भाई, बिल्कुल। तो ये छोटी आंत के अंदर है, पूर्ण पाचन है। लेकिन हम लोग को पता है कि छोटी आंत के अंदर यकृत और अग्नाशय दो ग्रंथियां जो स्राव रिलीज करती है। अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि छोटी आंत के अंदर तो यकृत, और छोटी आंत के अंदर क्या हुआ, पाचन हुआ है। और पाचन के बाद इसके अंदर क्या होगा, अवशोषण होगा, क्योंकि पाचन हुआ इसका कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, और ये प्रोटीन का एमिनो अम्ल में, और वसा का वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में पाचन हो गया है। तो पाचन होने के बाद ये सब क्या करेगा, जो एमिनो अम्ल है, ग्लिसरॉल है, वसीय अम्ल है, ग्लूकोज है, इसका क्या होगा, अवशोषण होगा। अब अवशोषण करके इसको किस में मिलाना है, ब्लड में मिलाना है, ताकि हमारे शरीर कार्य के लिए, अपने काम के लिए इसका उपयोग कर सके। तो इसके लिए छोटी आंत की भित्तियों में छोटी आंत की जो भित्तियां होती है, मान लीजिए कि ये छोटी आंत की भित्ति है, तो ये छोटी आंत की भित्ति है, इसमें छोटी ऐसे छोटी क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धक पाए जाते हैं, छोटे बहुत छोटे सूक्ष्म प्रवर्धक हैं। और ये सूक्ष्म प्रवर्धक, ये देखिए छोटी आंत है,
ये छोटी आंत है छोटी सी, और इसको थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो ऐसा ऐसा सूक्ष्म प्रवर्धक है। ये सूक्ष्म है लेकिन थोड़ा बड़ा डायग्राम दिखा गया है, इसके वजह से बड़ा दिखाई दे रहा है। ये छोटी, ये विलय, और ये सूक्ष्म प्रवर्धक को हम लोग विलय के नाम से जाते हैं। तो छोटी आंत की कौन सी भित्ति पर? आंतरिक भित्ति पर, अंदर वाला भित्ति पर कहाँ पाए जाते हैं? दीर्घरोम। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? दीर्घरोम। तो छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर, छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर क्या मिलती है? दीर्घरोम। और इसको हम लोग रसांकुर के भी नाम से जानते हैं। इसको हम लोग रसांकुर भी कह सकते हैं, या इसको अंग्रेजी में विलय कहते हैं। तो आपको छोटी आंत की सबसे आंतरिक भित्ति, छोटी आंत की आंतरिक भित्ति लास्ट पॉइंट में, जब भोजन का पूर्ण पाचन हो जाएगा तो अवशोषण के लिए इसके ऊपर छोटे छोटे रोम रूपी संरचनाएं पाई जाती है, जिसे दीर्घ रोम या रसांकुर या विलय कहते हैं। और ये क्या करते हैं? अवशोषण की सतह को बढ़ा देते हैं। ये अवशोषण की सतह को बढ़ा देते हैं। अवशोषण सतह में वृद्धि। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि छोटी आंत के अंदर अवशोषण की सतह को बढ़ाने वाली कौन सी संरचना है? रसांकुर या दीर्घरोम। या छोटी आंत में अवशोषण करने के लिए कौन काम करती है? रसांकुर या दीर्घरोम। और अवशोषण की सतह को बढ़ा देगी ये। और पोषण का क्या होगा? अवशोषण। अवशोषण होगा, और अवशोषण के बाद इस पोषण का अवशोषण होगा, और पोषण का अवशोषण होने के बाद इसका हो जाएगा स्वांगीकरण। स्वांगीकरण के मतलब जब भी हम लोग खाना खाएंगे तो खाना खाने के बाद पचेगा, पचने के बाद उसके अंदर से माल मटेरियल निकालेंगे, और निकालने के बाद जब उसका यूज करेंगे तो इसी यूज को हम लोग स्वांगीकरण के नाम से जानते हैं। बढ़िया, तो ये विलय है आपका। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बात कर रहे थे कि छोटी आंत के अंदर दो ग्रंथियां ऐसी हैं जो क्या करती है? अपना रस छोटी आंत के अंदर स्राव करती है। एक्चुअली बात समझिए, जब भोजन अमाशय के अंदर होता है तो कैसा होता है? अम्लीय होता है। और भोजन जब अमाशय के अंदर होता है तो अम्लीय होता है। लेकिन छोटी आंत का कहना है कि हम खट्टा चीज नहीं खाएंगे, खट्टा हमको खाना ही नहीं है। हमको खट्टा देगा तो फिर मार देंगे, फिर भोजन नहीं पाचन करेगी। तो अमाशय का कहना है कि हमको कोई भी चीज दो, हम उसको खट्टा बना देंगे, अम्लीय माध्यम में बना देंगे। और छोटी आंत का कहना है कि हम खट्टा भोजन का पाचन ही नहीं करेंगे। तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अमाशय के अंदर खट्टा भोजन है, छोटी आंत का कहना है कि हम अम्लीय माध्यम में भोजन का पाचन नहीं करेंगे, करेंगे ही नहीं। तब इसमें आता है सबसे पहला नंबर में यकृत। इसी को हम लोग छोटी आंत के अंदर कौन कौन सी ग्रंथियां आती है? दो ग्रंथियां। पहला तो आपका यकृत हो गया, पहला कौन हो गया? यकृत हो गया। और दूसरा नंबर में हो गया अग्न्याशय। तो दो ग्रंथियां अभी पढ़े हुए हैं कि छोटी आंत के अंदर यकृत और अग्न्याशय अपना रस स्रावित करती है। यह है यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि। और ये पीला कलर की जो ग्रंथि दिखाई रही है पैंक्रियाज या अग्न्याशय। यकृत को हम लोग लीवर के भी नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? लीवर की, यकृत की। तो यकृत के अंदर बात करें अगर यकृत की, तो सबसे पहला आपको क्या याद रखना है? लाल भूरा रंग का होता है। ये कैसा होता है भाई? लाल भूरा रंग का। ये लाल और भूरा रंग का, लाल और भूरा रंग का यकृत होता है। कलेजा इसको हम लोग कहते हैं, कलेजी। मुर्गा मटन जब आप खाइएगा ना तो मुर्गा मटन में ये कलेजी बहुत ज्यादा फेमस है। और इसका टेस्ट होता है मिट्टी के जैसा। ये मिट्टी के जैसा टेस्ट होता है, कलेजा, कलेजी इसको हम लोग बोलते हैं। तो यही है यकृत, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है भाई। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत। यकृत का रंग कैसा है भाई? लाल भूरा रंग। यकृत का रंग कैसा है? लाल भूरा रंग। करती क्या है ये? पीत रस स्राव करती है। कौन से रस का स्राव करती है भाई? पीत रस का स्राव करती है। और स्राव करती है किसमें? पित्ताशय में। किसमें स्राव करती है? पित्ताशय में। ये है हमारा यकृत, और ये क्या है हमारा? गोल वाला, ये पित्ताशय है। इसको गाल ब्लेडर कहते हैं। ये किसको स्राव करती है? पित्ताशय में पीत को स्राव करती है, यानी कि पीत रस का स्राव करती है गाल ब्लेड पित्ताशय में। और ये पित्ताशय से फिर पीत निकल कर कहाँ जाता है? भोजन के अंदर जाता है। और ये पीत रस का काम है वसा का पाचन।
पीत रस किसका पाचन करती है? वसा का पाचन करती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पीत रस किसका पाचन करती है? वसा का। वसा की जो बड़ी बड़ी पिंडियां होती है, गोल पिंडक, बड़े बड़े वसा के जो पिंड होते हैं, बड़ा बड़ा वसा है तो उसको छोटा छोटा पिंडक में बदल देती है। तो बड़े बड़े वसा को क्या करेगी? छोटा छोटा पिंडक में बदलेगी। साथ ही, इसके साथ ही, तो ये कहाँ है भाई? छोटी आंत के शुरुआत दौर में, जहां छोटी आंत स्टार्ट होता है ना, उसी से लगा हुआ है ये। और छोटी आंत, अमाशय के अंदर भोजन तो अम्लीय है। अब छोटी आंत का नाम ही है कि अम्लीय भोजन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उस टाइम में आपको लीवर यकृत आएगा, यकृत पीत बनाएगा और पीताशय में स्राव करेगा और पीताशय से हल्का हल्का छींटत जाएंगे भोजन के ऊपर। क्यों? क्योंकि भोजन अम्लीय है, खट्टा है, तो उसको क्षारीय बनाने के लिए, भोजन को क्षारीय बनाने के लिए हम लोग किस रस का स्राव करवाते हैं? पीत रस निकालेंगे। भोजन के ऊपर पीत डालते रहेंगे। जैसे जैसे पीत डालेंगे वैसे वैसे भोजन क्षारीय होगा और छोटी आंत क्षारीय भोजन का पाचन करेगी, क्योंकि छोटी आंत अम्लीय भोजन का पाचन नहीं करती है। तो ये क्या करेगी भाई? भोजन को क्षारीय बनाती है। और इसका क्या काम है? भोजन को क्षारीय कर देना। और भोजन को क्षारीय कर देगी तो छोटी आंत आराम से उसका पाचन कर लेगी। तो ये है हमारा यकृत। इसमें क्या क्वेश्चन आएगा? सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, कलर कैसा? लाल भूरा रंग। क्या करती है? और मानव पाचन तंत्र के अंदर सबसे पहले आता है मुख। मुख के अंदर 3 संरचना होती है। दांत, जिसकी संख्या 32 है, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। और इसके बाद आता है जीभ। जीभ का काम है लार को भोजन में मिलाना और स्वाद बताना और बोलने का काम करती है। इसके बाद लार ग्रंथियां होती है, मुख के अंदर ही होती है। लार ग्रंथियां लार निकालती है, जिसके अंदर एक एंजाइम निकलता है एमाइलेस, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है माल्टोस में। इसके बाद भोजन कहाँ जाती है? दूसरी संरचना में। मुख के बाद ग्रास नली के पास जाएगी, ग्रासिका या ग्रास नली के पास जाएगी। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, संकुचन के माध्यम से भोजन अमाशय में पहुंचता है। जब भोजन अमाशय में पहुंचता है तो अमाशय के अंदर जो जठर ग्रंथियां हैं, जठर रस निकालती है HCl। HCl भोजन को कैसा बना देता है? अम्लीय माध्यम में बना देता है। अम्लीय होने की वजह से वो श्लेष्मा अम्लीय है, अम्ल भोजन अमाशय को खुद न पचा दे, इसके लिए श्लेष्मा रिलीज करते हैं ताकि अमाशय के आंतरिक भित्ति की सुरक्षा हो। और इसमें एक और एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम है पेप्सिन। तो पेप्सिन एंजाइम जो रिलीज होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो अमाशय में पाया जाने वाला प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन है? पेप्सिन। अमाशय के बाद छोटी आंत में जाएगा, लेकिन छोटी आंत का कहना है कि हम अम्लीय भोजन नहीं ग्रहण करेंगे, क्षारीय भोजन ग्रहण करेंगे। इसलिए यहाँ पर एक ग्रंथि आता है भाई यकृत, लीवर। और लीवर पीत रस निकालता है पित्ताशय में, और पित्ताशय से फिर पीत चला जाता है, भोजन के ऊपर छिड़का जाता है ताकि भोजन अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में बदल जाए। और जब भोजन क्षारीय माध्यम में बदल जाएगा तो आराम से छोटी आंत पाचन करेगी। इसके साथ साथ जो पीत है वो वसा का पाचन करता है और इसके साथ साथ भोजन को अम्लीय बनाता है। और इसके बाद अग्नाशय भी, यहीं पर अग्नाशय ग्रंथि भी अपना अग्नाशयी रस, जिसमें 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन और लाइपेज दोनों एंजाइम ये छोटी आंत के अंदर, भोजन के अंदर मिला देता है। छोटी आंत के अंदर से भी आंत रस निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके ग्लूकोज बना देता है, प्रोटीन का पाचन करके एमिनो अम्ल बना देता है और वसा का पाचन करके वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है और भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। छोटी आंत के अंदर से भोजन का जो पोषक पदार्थ हैं, उसका अवशोषण होकर के ब्लड में मिला देंगे और जब हम लोग यूज करेंगे तो इसी को हम लोग स्वांगीकरण के नाम से जानते हैं। और बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत के अंदर जाता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है केवल जल का अवशोषण कहाँ पर होता है? बड़ी आंत के अंदर होता है। और अपशिष्ट पदार्थ फिर आगे चलकर मलाशय के अंदर चला जाएगा। अपशिष्ट पदार्थ आगे चलकर मलाशय के पास जाएगा और मलाशय के बाद ये गुदा द्वार द्वारा समय समय पर बाहर निकाल दिया जाएगा। ये है मानव का पूर्ण पाचन तंत्र। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो भाई संपर्क करेंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।